Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आगे यूपीएससी लगा देना। आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पर भी जाकर आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 10K से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं वहाँ पर, आप मेरे साथ में वहाँ पर भी पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को थैंक यू, क्योंकि इस चैनल पर अभी के टाइम पर 300K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो 3 लाख सब्सक्राइबर्स का जो आंकड़ा है वो पूरा कर लिया है। सभी लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला इस पूरी जर्नी के अंदर, और अभी हम लोग जारी हैं। डेली बेसिस पर वीडियोस आपकी अपलोड हो रही हैं। जो करंट अफेयर का शाम वाला वीडियो है वो बेसिकली कल से अपलोड करना शुरू किया है। और वैसे तो अभी के समय पर 304K सब्सक्राइबर्स हैं, 3,04,000 के आसपास हो चुके हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने पिछले कुछ टाइम पे बहुत सारे मैसेजेस करे, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस पे कमेंट्स भी करे हैं कि सर आपने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, कुछ भी यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं किया कि सर 300K सब्सक्राइबर्स हो गए, एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स मैंने देखे, बहुत सारे मैसेजेस देखे। तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि मदर मेरी मतलब किसी काम से बाहर गई हुई थी, किसी अर्जेंट काम से, और जो भी अपने काम किया है, छोटे मोटे जो भी सेलिब्रेशन हुए हैं सब मम्मी के साथ में हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनके बिना सेलिब्रेशन हो नहीं सकता था। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा टाल दिया। मैंने कहा चलो यार 2-4 दिन बाद हो जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस चक्कर में अपना सेलिब्रेशन थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा यार अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं मदर के बिना वो सेलिब्रेशन नहीं कर सकता था। और आप सभी लोगों को अगेन बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स रिसीव करे हैं, ढेर सारे मैसेजेस रिसीव करे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अलग अलग जो एग्जामिनेशन है वहाँ पर सिलेक्शंस हुए हैं, बीपीएससी के अंदर सिलेक्शंस हुए, स्टेट पीएससी के अंदर सिलेक्शंस हुए हैं। उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको भी यहाँ पर इन वीडियोज़ के माध्यम से फ़ायदा हुआ है। ऑब्वियस ही बात है जो वीडियोज़ हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ढेर सारा कंटेंट आपको मिलता है। मॉर्निंग का वीडियो अपने आप में आपको पता होगा वो एक सुपर क्वालिटी वाला वीडियो है, और इवनिंग का वीडियो कल से मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है वापस से, क्योंकि पहले इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो इवनिंग के वीडियो के अंदर भी पूरी पावर के साथ में वापस आ चुके हैं, और जो कंटेंट है वो भी यहाँ पर अगेन एक नंबर का कंटेंट आपको मिलने वाला है, जो भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है। जितने भी पॉसिबल करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करी है इन 2 वीडियोज़ के अंदर। अगर आप लोगों ने रोज़ाना के बेसिस पर इन दोनों वीडियोज़ को समेट लिया तो फिर कहीं ना कहीं आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं डेली बेसिस पर वो कवर हो रहे होंगे, क्योंकि मुझे खुद टाइम लगा है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो शाम वाला वीडियो होता है ना, जैसे ये शाम वाला वीडियो है, इसमें सुबह वाले वीडियो से कई गुना ज़्यादा मेहनत है। सुबह वाले वीडियो में मुझे पीपीटीज़ रेडी नहीं करनी पड़ी है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक बहुत सुंदर सी पीपीटीज़ रेडी करी है ताकि आप इसको हमेशा अपने पास में रख सको, है ना। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूँ, तो हिंदी में भी रहेगा तो आप ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी इस्तेमाल कर सकोगे और इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकोगे। कल मैं कोशिश करूँगा कि इसको हिंदी में भी कन्वर्ट किया जाए, ठीक है ना, ताकि दोनों भाषा वाला लैंग्वेज को, दोनों भाषा वाले जो लोग हैं उनको, सभी लोगों को फ़ायदा हो, हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी। बाकी जो कंटेंट एज इट इज़ रहेगा। और बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि सर हमें वीडियोस प्रॉपरली सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है वीडियो के अंदर ही। प्रॉब्लम यह है कि हम जब रिवीजन करने बैठते हैं तो हमारे पास में इंग्लिश कंटेंट होता है बजाय हिंदी के। तो मैं कोशिश करूंगा, डेफिनेटली कोशिश मैं कर सकता हूं, क्योंकि देखो होता क्या है ना, गूगल ट्रांसलेशन से जब हम लोग यहाँ पर सारा कंटेंट ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें ढेर सारी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ, कल हम लोग इस चीज़ को कर देखेंगे, और फिर उसके बाद आप लोग बताना कैसा लगा। जैसा भी रिस्पॉन्स होगा उसके बेसिस पर उसको कंटिन्यू कर लिया जाएगा, ठीक है ना। शाम वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी यार आप लोगों से ये गुजारिश है, आप आराम से इन वीडियोस को देखो, प्रॉपरली कंटेंट को फॉलो करो, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है नोट्स बनाओ। वैसे ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ्स आपको मिल ही जाती है, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। वीडियोस अपलोड हो ही रही है, वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन पाओ, ठीक है ना। मेरा टारगेट बस खाली एम यही है कि ढेर सारे सिलेक्शन इस चैनल से निकल कर जाएँ, है ना। बहुत सारे सिलेक्शंस हम लोग यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दे पाएँ, ये हमारा एक छोटा सा टारगेट है। बेसिकली इस पर्पज़ से मैं यहाँ पर इस चैनल को आगे रन कर रहा हूँ, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ढेर सारे लोगों की हेल्प की जा सके। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा।
शाम को 8:30 बजे के आसपास ये वीडियो आता है, तो यहाँ पर इस टाइमर को सेट कर लिया करो। रोज़ाना शाम को 8:30 बजे ये वीडियो मिलेगा ही मिलेगा आपको। हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन वीडियो आएगा, ये यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आज का सबसे पहला जो शॉर्ट न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता होगा शॉर्ट न्यूज़, लॉन्ग न्यूज़ सभी चीज़ का डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है फोर्डू अंडरग्राउंड फैसिलिटी के बारे में। ये फोर्डू अंडरग्राउंड फैसिलिटी क्या है, इसको जानेंगे। वैसे इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक से लिंक कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो न्यूज़ क्या है, ये आप ऊपर 2 लाइन देख रहे हो ना, ये न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि ईरान जो कि एक देश है, इसने हाल ही में क्या किया, यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। और ये यूरेनियम एनरिचमेंट जो है ना, ये 60% तक ले गया है फोर्डू अंडरग्राउंड फैसिलिटी में। उसके पास में एक फोर्डू अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारा महान भारत, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर ये ईरान देखने को मिल जाता है। ईरान के आसपास कौन कौन से देश आपको देखने को मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे आपको कंट्रीज़ नज़र आएंगी। इसको जब आप जूम करके देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इधर टर्की है, इराक है, ऊपर कुछ कंट्रीज़ हैं, इधर तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ये सभी कंट्रीज़ ईरान के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। ईरान की कैपिटल हो गई तेहरान। ये है फोर्डू अंडरग्राउंड फैसिलिटी। जो ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी है ना, ये जो जगह है, यहीं पर ईरान ने यूरेनियम का एनरिचमेंट किया है। और खास बात यहाँ पर यह है कि इस एनरिचमेंट के मामले में वो 60% तक एनरिचमेंट कर चुका है। 60% तक करने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत जल्दी जो वेपन्स है, जो हथियार हैं, वो यहाँ पर बना सकता है। खासकर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसी के पीछे तो बवाल चला हुआ है। इसी के पीछे, क्योंकि ईरान चाहता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाना, और यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज चाहती नहीं है कि हाँ ईरान न्यूक्लियर कंट्री बन सके। इसकी वजह से यहाँ पर ईरान के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, है ना, ये आपको पता होगा। और इसी के लिए 2015 का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बराक ओबामा के समय पर वो डील होती है ईरान के साथ में, और ईरान से बातचीत कर कर एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद में क्या करते हैं, इस एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर निकाल लेते हैं, ईरान के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा देते हैं। ये वैसे एक अलग कहानी है ना, ईरान न्यूक्लियर डील की अलग कहानी है। वैसे काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये एक अलग टॉपिक है। अभी जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया कि ईरान ने क्या किया, हाल ही में यूरेनियम जो एनरिच है, इसको बेसिकली 60% तक पहुंचा दिया फोर्डू अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर। ये एक बेसिकली जगह आपको जहां पर देखने को मिलेगी ईरान के अंदर, वो मैंने भी आपको मैप में दिखाया, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये 60% एनरिच यूरेनियम तक पहुंच चुका है, तो क्या ये थोड़ा घबराने वाली बात है? क्या ये बहुत जल्दी हथियार बना लेगा? देखो अभी के लिए इतना घबराने वाली बात नहीं है। इतनी जल्दी यहाँ पर ये वेपन नहीं बना सकेगा, क्योंकि यूरेनियम वाले जो वेपन्स होते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, उसके अंदर जो यूरेनियम की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आपको 90% तक चाहिए होता है। लेकिन अभी यहाँ पर ये 60% तक ही यूरेनियम को एनरिच कर पाया है। जबकि यहाँ पर आपको 90% तक यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है, या इससे ज़्यादा करना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पर बॉम्ब्स को बनाया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर जो ईरान है वो इस बॉम्ब को बना नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब है इस न्यूक्लियर बॉम्ब्स के, तो आप ऐसा कह सकते हो। नाउ ये जो डील है ना, इसको हम लोग यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। 2015 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था। दुनिया भर की जो वर्ल्ड पावर्स हैं, जैसे यूएसए हो गया, P5+1 के बारे में आपको बताया, परमानेंट 5 कंट्रीज़ हो गया, और ईरान हो गया, इनके बीच में यहाँ पर ये डील हुई थी, ताकि यहाँ पर ईरान जो है, मतलब उस समय पर जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, बट ईरान के ऊपर रोक लगाई गई। लेकिन थोड़ा बहुत इसको अलाउ किया गया कि हाँ बिल्कुल आप न्यूक्लियर का एनरिचमेंट करो, लेकिन आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, उससे अपने यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन वगैरह है वो सब कर सकोगे। क्योंकि आपको पता होगा जो एनर्जी जो बनती है ना, उस एनर्जी के अंदर भी यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ईरान से बोल दिया गया था उस एग्रीमेंट के दौरान कि आप यूरेनियम का एनरिचमेंट करो, ठीक है, लेकिन आप उससे हथियार नहीं बना सकते, आप केवल उसको नॉन न्यूक्लियर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करोगे। इस प्रकार से 2015 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, बाद में वो टूट गया, ईरान के ऊपर वापस सैंक्शन लग गए, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर चल रही हैं। ईरान अभी भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहा है। अब ईरान सोच रहा है कि हमारे ऊपर सैंक्शन लगे हैं ही, अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं, हमारी इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो ईरान से तेल परचेज नहीं कर रही हैं। तो ईरान ने सोचा कि क्यों ना, अब हालत ख़राब है तो क्यों ना न्यूक्लियर वेपन को बनाया जाए। तो लगातार ईरान यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहा है, यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। और इसके लिए यहाँ पर ईरान के अंदर आपको अलग अलग प्लांट देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक का नाम है फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। ये जो फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है ना, ये ईरान का दूसरा एनरिचमेंट प्लांट है, जहाँ पर यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जा रहा है। अगेन यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
इससे पहले यहाँ पर पहला वाला कौन सा प्लांट है, ये तो दूसरा है जिसका नाम मैंने आपको बताया, और पहला एक और प्लांट है जिसको हम लोग नटान्स के अंदर देखते हैं, नटान्स में वो प्लांट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये जो प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे ना, ये माउंटेन्स के अंदर, मतलब कुछ अंदर की साइड में यहाँ पर इसको बनाया गया है। इसको इस प्रकार से एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी के तहत यहाँ पर इसको बनाया गया है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। ठीक है ना, तो फोर्डू वाला ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये प्लांट यहाँ पर है कैपिटल के तेहरान के पास में ही। फिर उसके बाद में एक नटान्स वाला प्लांट था यार, मैं उसका पिक्चर लेकर आया था बट अभी पता नहीं कहाँ गया। तो यहीं मतलब कैपिटल के पास में नटान्स वाला प्लांट भी आपको यहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये आपने यहाँ पर समझा। अच्छा, इसको देखोगे ना, तो इस आर्टिकल को वैसे द हिंदू ने भी कवर किया था, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, तो मैंने आर्टिकल भी लगा दिया है। तो अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आप सभी लोगों के दिमाग में क्रिएट हो रहा होगा, काफ़ी सारे लोगों के, जैसे मैंने इसके बारे में पहले काफ़ी बार पढ़ा है द हिंदू के वीडियो में, जिसने समझा है उसको यहाँ पे पता ही होगा कि सर यहाँ पर आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, वो है यूरेनियम एनरिचमेंट। ये यूरेनियम एनरिचमेंट होता क्या है? देखो, यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास में एक यूरेनियम होता है, उस यूरेनियम एक केमिकल एलिमेंट है, और वो जो केमिकल एलिमेंट है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। न्यूक्लियर वेपन्स कितने खतरनाक होते हैं ये सभी लोगों को पता है ना। हिरोशिमा नागासाकी के अंदर भी न्यूक्लियर वेपन्स ही गिरे थे, जिसका अफेक्ट आज तक देखने को मिलता है ना। तो ये आपको समझ में आया। तो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन होता यहाँ पर यह है कि हमें उस यूरेनियम को एनरिच करना होता है, यानी कि हमें और ज़्यादा प्योर यूरेनियम उसमें से निकालना होता है। हमारे पास में यूरेनियम ढेर सारा अवेलेबल होता है, वो कौन सा होता है? U238 वाला यूरेनियम अवेलेबल होता है। इसमें से हमें क्या करना होता है, इसमें से फिल्टर करके इसको U238 को रिमूव करके हमें चाहिए होता है U235। ठीक है ना, क्या चाहिए होता है? U235 हमें चाहिए होता है। इसमें से हम क्या करते हैं, U238 को निकाल देते हैं। अब यूरेनियम में से U238 को निकालने के बाद में ही हम लोग को ये U235 मिलता है, U235 मिलता है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से किसको रिमूव करके यहाँ पे यूरेनियम मिलता है, तो ध्यान रखना U238 को रिमूव करके U235 मिलता है। ठीक है ना। अब होता यहाँ पर यह है कि जो हमारा नेचुरल यूरेनियम होता है, जो भी नेचुरल यूरेनियम आपको कहीं से भी मिल गया, उसके अंदर जो ये U235 है ना, ये बेसिकली केवल और केवल 0.7% देखने को मिलता है। लेकिन जब इसको हम लोग एनरिच करेंगे, इसमें से U238 वाला हटा देंगे, थोड़ा सा निकालेंगे, तो जब हम थोड़ा सा निकालेंगे तो बेसिकली यहाँ पर इसमें हम लोग को, जब इसमें से निकाल देंगे तो हम लोग को U235 यानी 235 वाला जो है वो मिलने लगेगा। तो लो एनरिचमेंट में क्या होता है कि हमारे पास में 5% के आसपास U235 मिल जाता है। फिर अगर हम इसको हाई एनरिच करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 20% के आसपास U235 मिल जाता है, जिसका हम लोग न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हथियार बनाने हैं तो आपको यहाँ पर और ज़्यादा रिमूव करना होगा, 238 वाले को और ख़त्म करना होगा। आपको कम से कम 90% तक U235 चाहिए होगा, U235 चाहिए होगा। तो इसी को कहते हैं यहाँ पर एनरिचमेंट। ऐसे यहाँ पर एनरिचमेंट किया जाता है। तो आप सोचोगे क्या कोई प्रोसेस होता है क्या? हाँ, बिल्कुल प्रोसेस होता है। अच्छा, आपका एक और क्वेश्चन होगा, यूरेनियम ही क्यों चूज़ किया गया है? देखो, यूरेनियम इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि यूरेनियम की एक छोटी सी पैलेट, यानी कि आप कह सकते हो ये जो छोटा सा ये जो टुकड़ा है ना यूरेनियम का, ये आपके फिंगर टिप के बराबर है, यानी कि आपकी उंगली देखोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से 3 टिप देखने को मिलेंगे। सिर्फ इतना हिस्सा है यूरेनियम का, ये इतना हिस्सा है, छोटा सा यूरेनियम का हिस्सा है। और इसके अंदर पता है कितनी एनर्जी है? आप इसको देखना कि अगर आप लोग 149 यानी आप कह सकते हो 150 के आसपास ही काउंट कर लो, 150 जो गैलन होते हैं ऑयल के, इतना गैलन ऑयल जलाओगे, उससे जितनी एनर्जी मिलेगी उतनी एनर्जी इस जरे से यूरेनियम से मिल जाएगी। इतना खतरनाक है यूरेनियम। या फिर आप कह सकते हो अगर आप 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस को बर्न करते हो, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उतनी एनर्जी केवल इस छोटे से टुकड़े से मिल जाती है। या फिर 1 टन का कोयला, मतलब 1 टन कोयला आप इमेजिन कर सकते हो, 1 टन कोयले को जलाओगे तो उससे जितनी एनर्जी मिलेगी उतनी एनर्जी केवल और केवल इतने छोटे टुकड़े यूरेनियम से मिल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यूरेनियम के पास में इतनी सारी एनर्जी होती है, बट यहाँ पर इसका एनरिचमेंट करके इसके वेपन्स बनाए जा सकते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं वो बनाए जा सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, ये आखिरकार होता कैसे है, कैसे यहाँ पर इसको अलग किया जाता है। देखो, हमारे पास में इसके लिए गैस सेंट्रीफ्यूज होता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक फैसिलिटी होती है। इसमें क्या होता है कि जो गैसियस यूरेनियम होता है इसको हम यहाँ से डालते हैं, और डालने के बाद में ये जो यूरेनियम है इसको ये जो मशीन है वो सेपरेट करने लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये अलग करने लगती है। क्या क्या अलग होने लगता है? मैंने आपको बताया 238 और 235।
देखो 238 जो है ना वो काफ़ी हैवी होता है, थोड़ा सा भारी होता है, तो इसको यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, बाहर की साइड में फेंक देता है। और ये जो 235 है थोड़ा सा हल्का होता है, ये बीच में ही हम लोग को थोड़ा सा मिल जाता है, बीच में ही रुका रहता है। तो होता यहाँ पर यह है कि 235 अलग हुआ और 238 अलग हो गया। अब जो यहाँ पर 235 वाला है हमें यही चाहिए वेपन्स बनाने के लिए, तो 235 वाला जो है ना U-235 जो है, इस वाली गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है पास में ही, और फिर उसके बाद में इसको स्टोर कर लिया जाता है आगे, और इसको छाना जाता है। देन यहाँ पर आप कह सकते हो इसको यूज़ कर लिया जाता है। तो अगर आप सिविल के लिए यूज़ करवाने की, आप कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर जो U-235 है ना, ये केवल 4 से 5% के आसपास चल जाएगा, यानी कि यूरेनियम के अंदर इतना प्रतिशत U-235 है तो सही है। लेकिन अगर आपको वेपन्स बनाने हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 90% के आसपास एनरिचमेंट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा का पूरा एनरिचमेंट होता है, जो कि आज के समय पर ईरान कर रहा है। ईरान 60% तक एनरिचमेंट कर चुका है, ये बात यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई गई है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है ना। मज़ा आ गया समझकर। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। यूरेनियम के बारे में ध्यान रखना, नटांस वाली जो जगह है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तेहरान के पास में। ये मैंने यहाँ पर लोकेशन लगा रखी थी। वैसे जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 92 एटॉमिक नंबर है, नेम इसका यूरेनियम है। एटॉमिक वेट याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस खाली एटॉमिक नंबर ज़रूर ध्यान रखना, है ना। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, खासकर साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया। तो ये था पूरा आर्टिकल इस फर्डो अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर। इस प्रकार से यहाँ पर ईरान जो है वो ये काम कर रहा है। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। जो हमारा 2K प्लस लाइक्स का टारगेट है उसको अचीव करवाना है सभी लोगों को। दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में बात हम लोग करने वाले हैं गुत्ती कोया ट्राइबल्स के बारे में। देखो ट्राइब्स को लेकर हर साल कहीं ना कहीं एक आर्टिकल देखने को मिल जाता है। आपने देखा होगा कि ट्राइब्स को लेकर उनकी जगह पूछी चली जाती है, क्योंकि कई बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है, उसमें यह देखने को मिला है कि उन्होंने ट्राइब्स की लोकेशन पूछी है, ठीक है ना, ये ट्राइब्स कहाँ पर पाई जाती है। तो गुत्ती कोया ट्राइब के बारे में डिस्कशन करेंगे। जीएस पेपर नंबर 1 से आप इसको लिंक कर पाओगे। न्यूज़ क्या है इसको समझते हैं। देखो एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है, यानी एक आप कह सकते हो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है, जिनको अभी मार दिया गया है, निर्दयी तरीके से मार दिया गया है इन गुत्ती कोया आदिवासीज के थ्रू। यानी कि इन जो ये आदिवासी जो ट्राइबल ग्रुप है ना, इन ये बेसिकली एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ पर इस पुलिस ऑफिसर को मार दिया। किस कुल्हाड़ी से, जो हसिया होता है उससे यहाँ पर मार दिया गया है। क्यों? क्योंकि पोडू लैंड को लेकर एक इशू चल रहा था। कहाँ पर? तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तेलंगाना के अंदर जो भद्रदारी कोटुकोदम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये पोडू लैंड को लेकर इशू चल रहा था। पोडू लैंड क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये इस इशू की वजह से यहाँ पर ये जो ग्रुप है इन्होंने यहाँ पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को मार दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला था। तो आपको यहाँ पर इस गुत्ती कोया ट्राइब के बारे में पता होनी चाहिए। देखो जो ये कोया पॉपुलेशन है ना, ये कहाँ पर देखने को मिलती है भारत में? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में यहाँ पर ये पॉपुलेशन पाई जाती है। ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कोया लैंग्वेज यहाँ पर ये लोग बोलते हैं। कोया लैंग्वेज जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है। और यहाँ पर क्या होता है ना, इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, एक फेयर होता है जिसको यहाँ पर ये सेलिब्रेट करते हैं, जिसका नाम है समक्का सरलमा जात्रा, ठीक है ना। ये हर 2 साल में एक बार यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना। तो ये बात क्लियर हो गई। कहाँ पे होता है? जो तेलंगाना का वरंगल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कुछ एरियाज़ है, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। तेलंगाना कहाँ पर है? तो आप देखोगे तो इंडिया का मैप ये रहा, यहाँ पर आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा। तेलंगाना के आसपास कौन कौन से राज्य हैं? तो इधर महाराष्ट्र है, फिर ऊपर यहाँ पर आप देख पाओगे छत्तीसगढ़ है, इधर यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, और इधर यहाँ पे आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा। अगर आप लोग तेलंगाना के मैप को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर देखोगे, जो अभी हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें कहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको ये वाला देखने को मिलेगा। ये भद्रदरी कोटुगम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, जो मतलब स्टेट पीएससी वाले लोग हैं जो तेलंगाना के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आप कह सकते हो इसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें पोडू को लेकर, क्योंकि पोडू लैंड इशू है, इसी की वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इशू है वो क्रिएट हुआ है। तो पोडू है क्या? पोडू बेसिकली एक प्रकार का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, यानी कि जो फसल उगाई जाती है ना, तो इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। एक यहाँ पर होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये ज़्यादातर जो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर इसको फॉलो करते हैं, वो इसको अपनाते हैं। तो इसी पर्टिकुलर यहाँ पर पोडू लैंड इशू की वजह से ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ।
तो यहाँ पर पोडू क्या है, फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो आप सोचोगे सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर के अंदर ही एक ऐसा प्रकार का सिस्टम है जहाँ पर होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इस वाले पिक्चर को देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक लैंड को सेलेक्ट कर लिया, बड़े से लैंड को हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम यहाँ पर फसल उगाएंगे, तो हमने इतना एरिया चूज कर लिया। अब उसके ऊपर हमने फसल उगा दी। अब फसल उगाने के बाद में क्या होगा, हम लोग को यहाँ पर फसल मिल जाएगी। एक साल यहाँ पर, एक साल, 2 साल, 3 साल हमने खूब खेती बाड़ी करी, फसल मिल गई। अब क्या होगा, इस एरिया को त्याग दिया जाता है, इस एरिया को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपने आप में ही जो नेचुरली वेजिटेशन है, नेचुरल तरीके से वो सब ग्रो हो जाता है, यानी एरिया ये वापस से ऐसा ग्रो हो जाता है। हम इसको छोड़कर दूसरी जगह पे साफ सफाई करने के बाद में वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगते हैं, वहाँ पर इन फसल को उगाने लगते हैं। जो पुराना वाला प्लॉट होता है उसको साफ कर दिया जाता है, वहाँ पर नेचुरली वापस से जो वेजिटेशन है वो ग्रो कर जाता है। यानी कि बार बार हम क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चर को शिफ्ट करते रहते हैं। कभी यहाँ पर खेती कर ली गई, फिर कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर खेती को आगे पीछे कर करके यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। इस वजह से हम लोग इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये क्या था। चलो आगे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया गैबॉन के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। तो जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप ये आर्टिकल को लिंक कर पाओगे। सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कंट्री न्यूज़ में होती है उसकी लोकेशन देख लिया करो। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, गैबॉन की। तो आपको यहाँ पे अगेन इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। इंडिया के कंपैरिजन में गैबॉन कहाँ पर है, तो वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पर आपको छोटा सा जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, यही है गैबॉन। चलो मैं आपको अब थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये पूरा अफ्रीका हुआ, यहाँ पर आ जाता है गैबॉन। ठीक है ना, इसके पीछे आपको साउथ अटलांटिक ओशन देखने को मिल जाता है। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है। देखो हुआ क्या कि इंडिया और गैबॉन ने हाल ही में फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन किया न्यू दिल्ली के अंदर। यानी कि पहली बार दोनों कंट्रीज़ के जो फॉरेन ऑफिस हैं इनके बीच में यहाँ पर बातचीत हुई है न्यू दिल्ली में। इस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज़ में आया। और रिसेंटली यहाँ पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो गैबॉन गए थे, इस वजह से भी गैबॉन न्यूज़ में था। तो गैबॉन हर प्रकार से न्यूज़ में है। और अभी कुछ टाइम पहले गैबॉन का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था, तो इंडिया गैबॉन के रिलेशंस उस समय पे न्यूज़ में थे। तो ये हर तरीके से न्यूज़ में है गैबॉन। तो आपसे पॉसिबिलिटी है सवाल बन जाए गैबॉन को लेकर। ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें कि दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं ना, इनके बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इन दोनों कंट्रीज़ के, वो काफ़ी मजबूत हैं। यहाँ पे हमेशा से ही फोकस किया गया है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। दोनों ही साइड के जो लोग हैं इन्होंने अलग अलग चीज़ों को लेकर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सचेंज किया है। पता है दोनों कंट्रीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे को यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट करती हैं। जो अलग अलग बड़े बड़े लेवल पर मंच बनाए गए, अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं जहाँ पर इंडिया गैबॉन दोनों साथ में वहाँ के हिस्सा हैं, वहाँ के मेंबर हैं। तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को वहाँ पर सपोर्ट करती हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर सपोर्ट करती हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर बातचीत करती हैं, एक दूसरे के साथ पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डिस्कस करती हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो। इस प्रकार से आप दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस देखने को मिलेंगे। और अभी ये सारी चर्चा रिसेंटली करी भी गई थी। तो इंडिया और गैबॉन के रिलेशंस फ्रेंडली रिलेशंस है, बहुत अच्छे रिलेशंस आप कह सकते हो देखने को मिलते हैं। दोनों कंट्रीज़ का जो बायलैटरल रिलेशन है ये पिछले कुछ समय में दोनों के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, आप ऐसा कह सकते हो। दोनों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो पिछले कुछ सालों में और ज़्यादा मजबूत हुए जब गैबोनीज मिशन करके यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने एक न्यू दिल्ली के अंदर इस मिशन को ओपन किया। दोनों कंट्रीज़ के बीच में हाई लेवल विजिट होने लगी, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार है वो बढ़ने लगा। दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो बायलैटरल व्यापार है ना इंडिया गैबॉन का, वो डेली बेसिस पर आप देखोगे या रेगुलर बेसिस पर कह सकते हैं वो ग्रो कर रहा है। कितना ग्रो कर रहा है, 2017-18 में ये व्यापार दोनों कंट्रीज़ के बीच में केवल और केवल 440 मिलियन यूएस डॉलर्स का हुआ करता था, जबकि 2021-22 में ये व्यापार 1.12 बिलियन डॉलर्स का पहुंच गया है। इंडिया जो है आज के समय पर सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है गैबोनीज एक्सपोर्ट का। यानी कि गैबोनीज जो भी यहाँ पर गैबॉन अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करता है सामान को, उसमें बहुत सारा सामान यहाँ पर इंडिया में भी आता है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन की तरह काम करता है गैबॉन के लिए। लगभग 50 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज है जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर रखा है गैबॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। ये बात क्लियर हो गई।
अब उसके बाद गैबोन के जो लोकेशन है वो ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। गैबोन बेसिकली एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ये जो देश है एटलांटिक ओशन में स्थित है, अभी मैंने आपको ये बता ही दिया था। इस देश के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो कि इसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, तो वो है कैमरून, देन इक्वेटोरियल गिनिया, देन उसके बाद यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये इसके आसपास के देश हैं। इसके अंदर पॉपुलेशन ध्यान रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर मैंगनीज वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगेन भारत के लिए यहाँ पर गैबोन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ में बात की गई है NIEPA के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो क्या है ये NIEPA, डिस्कस करेंगे इसको। वैसे आप GS पेपर नंबर 2 एजुकेशन से लिंक कर पाओगे, प्रीलिम्स के अंदर यहाँ पर सवाल बन सकता है, इस वजह से आपको पता भी होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में अपनी डायमंड जुबली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, इस वजह से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ना, इसको एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू। यानी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना, ये आज के समय पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुका है, पहले ये इस नाम से जाना जाया करता था। तो इसी ने यहाँ पर इस NIEPA को बनाया था। ये अपने आप एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, इसका काम है यहाँ पर जो एजुकेशन होता है ना, उसमें रिसर्च करना, उसकी मैनेजमेंट को लेकर काम करना, उस सब चीज़ों को यहाँ पर लेकर ये डील करता है। और ना केवल इंडिया के अंदर, पूरे साउथ एशिया के अंदर यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में ये बॉडी काम करती है। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अपने आप में आप देख पाओगे दुनिया का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एजुकेशन और प्लानिंग वाले एरिया में काम कर रहा है। पिछले 60 सालों के अंदर अगर हम लोग बात करें, इस इंस्टीट्यूशन ने दुनिया भर में एक रेपुटेशन को गेन किया है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है। अगर आप लोग इस बॉडी का इतिहास देखोगे तो वो इतिहास क्या बोलता है इसको समझते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ना, इसका जो ओरिजिन है ये लगभग 1962 की बॉडी है, जब यूनेस्को ने क्या किया था, एशियन रीजनल सेंटर बनाया था। ठीक है ना, यानी एजुकेशनल प्लानर्स के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से काम किया गया था। ये 1962 की बात है। तो हुआ यहाँ पर यह था कि एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स और एडमिनिस्ट्रेटर जो बनाया गया था, इसको बाद में, यानी कि इसका नाम बाद में बदल दिया गया। 1965 में ये एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाने लगा। फिर उसके 4 साल बाद यहाँ पर आप देखोगे क्या होता है, इसका नाम फिर से बदल जाता है। ये जो बॉडी है ना, ये बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इस बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और इसका नाम बदल देता है। नाम बदल कर क्या कर देता है, नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बेसिकली आज के समय पर इसका नाम हो चुका है, मतलब ये अभी बीच में नाम हो गया था। फिर उसके कुछ समय बाद 1979 के समय पर इसका नाम फिर से बदल दिया गया और नाम बदलकर नाइपा रख दिया गया। और नाइपा के बारे में अभी मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो नाइपा क्या है, आपसे पता है सवाल क्या बनेगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे तो दी है, लेकिन सवाल ये बनेगा नाइपा को कौन सी मिनिस्ट्री ने एस्टेब्लिश किया है। ऐसी सवाल ज़्यादातर बने हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने एस्टेब्लिश किया है, तो ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको एस्टेब्लिश किया है। पहले ये कौन से नाम से जाना जाया करता था, नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको 1979 में नाइपा का नाम दिया। ये क्या करता है, एजुकेशन प्लानिंग और मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर डील करता है। ठीक है ना, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर करके यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। तो इकोनॉमिक एडवाइज़र के बारे में जान लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से आपसे डायरेक्टली सवाल बन सकता है। देखो हुआ यहाँ पर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये आर्टिकल मैं आपके साथ में कल डिस्कस कर लूँगा। यार पता है हुआ क्या है कि इस आर्टिकल में कुछ स्लाइड आगे पीछे हो गई हैं। इसकी न्यूज़ क्या है वो मैंने यहाँ पर लगा रखी थी, पता नहीं वो शायद डिलीट हो गई है, और ये फिर उसके बाद यहाँ पर ये दूसरी स्लाइड लग गई है। सब आगे पीछे की स्लाइड हो गई हैं इस वाले आर्टिकल में, तो इसको मैं आपके साथ में कल डिस्कस कर लूँगा। ठीक है ना, कल मैं यहाँ पर सही से लगा कर दे दूँगा। सब आगे पीछे हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया यार, हो जाता है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, दूसरा न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, अभी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अरितापति और मीनाक्षीपुरम विलेजेस के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, तमिलनाडु की जो सरकार है इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन्होंने ये बोला कि जो अरितापति और मीनाक्षीपुरम विलेजेस हैं, जो दोनों गांव हैं, कहाँ पर ये दोनों गांव हैं, ये दोनों गांव आपको तमिलनाडु के मदुराई डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। ये पूरा तमिलनाडु का मैप है, यहाँ पर आपको ये मदुराई डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाता है। तो मदुराई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये दोनों गांव हैं। इनको अभी तमिलनाडु ने रिसेंटली फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट दिया है ना। तो
तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत यहाँ पर इन दोनों ही गाँवों को फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का मतलब क्या है, इंडिया में है क्या? नहीं, तमिलनाडु के ये पहले फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हैं। अब ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो तमिलनाडु की सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत इन दोनों गांवों को फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का टैग दिया इस राज्यों के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसका मकसद क्या है। इसका मकसद यहाँ पर यह है कि जो ये दोनों गांव आपको देखने को मिलेंगे ना, यहाँ पर बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं जो कि पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर नहीं देखने को मिलते, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि पेड़ पौधों की अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का टैग देंगे ना, इससे क्या होगा कि जो इन दोनों गांवों के अंदर बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसके बाद यहाँ पर आपको इनकी अलग अलग जो प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, इनके लॉस को ये बचाने का काम करेगा, है ना। वहाँ का कल्चर, वहाँ का आर्किटेक्चरल हेरिटेज, उसको यहाँ पर ये प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर इस एरिया को इस प्रकार से फ़ायदा होगा। ये जो दोनों साइट आपको देखने को मिलेंगे ना, अरितापति और मीनाक्षीपुरम, इन दोनों साइट ने एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर रखा है। 139.63 हेक्टेयर के अंदर आपको अरितापति विलेज देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 53.58 हेक्टेयर के अंदर आपको मीनाक्षीपुरम विलेज देखने को मिलेगा। मदुराई ईस्ट तालुक में है ये, और इधर ये ऊपर मेलूर तालुक में देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज़ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार के, मैंने आपको बताया, जानवरों की प्रजातियाँ, खासकर 250 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीशीज़ मिलती हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में लेगर फाल्कन नाम का आपको यहाँ पर ये जानवर देखने को मिलेगा, फाल्को जगर, शाइन फाल्कन। फिर उसके बाद में बोनलीज ईगल, इस प्रकार के ढेर सारी अलग अलग बर्ड्स देखने को मिलती हैं। उसके अलावा जो इंडियन पैंगुलिन है, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम जिसका है मैनिस क्रेसी कैडेटा, ये पाया जाता है। पाइथन पाया जाता है, स्लेंडर लोरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानवर हैं जो कि बहुत कम जगह पर देखने को मिलते हैं। वो सभी जानवर इन एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो इनको बचाना हमारा काम है, और बचाने के लिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का यहाँ पर इनको टैग दिया गया। ये जो एरिया है ये बेसिकली यहाँ पर 7 अलग अलग 7 हिलॉक से घिरा हुआ है, यानी कि छोटे छोटे जो एक तरीके से जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, उन एरिया से यहाँ पर आपको ये घिरावा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये जो साइट है यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे, जैन बैट्स देखने को मिलेंगे, 2200 साल पुराने रॉक कट टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इन पर्टिकुलर एरिया की जो हिस्टोरिक वैल्यू है, ऐतिहासिक वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा आप कह सकते हो। तो इन दोनों विलेजेस का ज़रूर नाम ध्यान रखना, क्योंकि आपसे डायरेक्टली वनडे एग्जामिनेशन के अंदर सवाल बन सकता है, और यहाँ पर डायरेक्टली नाम पूछे जाएंगे, और यहाँ पर कुछ बाकी अलग से चीज़ें नहीं पूछी जा सकती, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। ये हमारी एक लॉन्ग न्यूज़ है, तो ये लॉन्ग न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। डिस्कस करेंगे असम और मेघालय के बीच में बॉर्डर को लेकर आखिरकार विवाद है क्या, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग न्यूज़ होने वाली है। आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन पर भी इस आर्टिकल को डिटेल से कवर किया गया था। तो न्यूज़ क्या है, देखो न्यूज़ यहाँ पर ये निकल कर आती है। रिसेंटली 6 लोग हैं, 6 पर्सन हैं, जिसमें से असम फॉरेस्ट गार्ड भी हैं। इनको मार दिया गया था एक क्लैश के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, बॉर्डर पर एक क्लैश हुआ, एक लड़ाई हुई, और वो बेसिकली क्लैश जो है ना, वो किस चीज़ को लेकर था। वहाँ पर देखो उस बॉर्डर पर बहुत स्मगलिंग होती है। आप देखोगे भारत के अलग अलग राज्य हैं जहाँ पे बॉर्डर पर स्मगलिंग देखने को मिलती है अलग अलग चीज़ों की। तो इधर असम मेघालय के बॉर्डर पर भी लकड़ियों की स्मगलिंग हो रही थी, ठीक है ना। उसको यहाँ पर एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर लेकर जाया जा रहा था। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर पुलिस पकड़ती है, असम पुलिस और बाकी लोगों के बीच में क्लैश हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, और उस क्लैश के दौरान यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है। इस वजह से यहाँ पर आप देखोगे ये असम मेघालय जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये न्यूज़ में आ जाता है। देखो अभी पिछले कुछ समय पहले ही क्या होता है, दोनों राज्य की जो सरकारें हैं ना, इन्होंने मिलकर आपस में बातचीत करी थी कि किस प्रकार से हम दोनों राज्यों के जो ये डिस्प्यूट है, जो विवाद हैं, उसको सही कर सकते हैं। इसको लेकर ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा था, बट हुआ क्या, यहाँ पर अब वापस से बात बिगड़ चुकी है। तो आज के इस लॉन्ग न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने के लिए, सबसे पहले असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिस्प्यूट्स और कैसे यहाँ पर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा रहा है, क्या क्या अग्रीमेंट करे जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग न्यूज़ को समझेंगे। तो पहले हम लोग कहानी समझते हैं असम मेघालय के बॉर्डर के विवाद के बारे में। देखो जो ब्रिटिश का शासन हुआ करता था, जब अंग्रेज़ों का शासन था ना, तो उस समय पर असम एक ही राज्य हुआ करता था। असम अनडिवाइडेड था, यानी कि असम में ही, मतलब नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये सारे स्टेट्स असम में ही आया करते थे,
ठीक है ना। वो तो देश आज़ाद होने के बाद में असम में से धीरे धीरे करके यहाँ पर ये सारे के सारे राज्य जो हैं वो अलग होते हुए चले गए, नहीं तो पहले असम ही था। आप ऊपर देखोगे ये है असम, नीचे आपको यहाँ पे जस्ट मेघालय देखने को मिलेगा, और यहाँ पर वेस्ट खासी हिल्स भी हैं। यहाँ पर लांगपी वाला एरिया, लांगपी वाले एरिया को लेकर भी यहाँ पर विवाद रहता है। देखो होता क्या है कि कुछ एरियाज़ इधर है, कुछ एरियाज़ इधर है। मेघालय बोलता है ये जो हिस्सा है ये मेरा है, असम बोलता है ये जो हिस्सा है वो मेरा है। इस प्रकार से यहाँ पर ये विवाद जो है वो चलता रहता है। कितने हिस्से हैं? बहुत सारे हिस्से हैं। आप देखोगे ना अलग अलग नाम है, अपर ताराबरी, गिजांग रिजर्व फॉरेस्ट, हाहिम, लांगपी को लेकर विवाद है। उसके बाद बोरदुआर, बोकलापारा, उसके बाद में नोंगवा मातामुर, देन उसके बाद में यहाँ पर खंदोली हो गया, सियार एरिया हो गया, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 करके ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं। ये एरियाज़ आपको बॉर्डर पर ही देखने को मिलेंगे, है ना। कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं, तो बॉर्डर पर ये एरियाज़ हैं। तो मेघालय और असम इनके पीछे लड़ते रहते हैं। असम का कहना ये हिस्सा जो मेघालय के अंदर आ रहा है वो मेरा है, मेघालय बोलता है ये जो हिस्सा असम में आ रहा है ये मेरा है। इस प्रकार से यहाँ पर बॉर्डर्स के बीच में जो विवाद है वो चलते रहते हैं। अब यहाँ पर असम मेघालय की बात करते हैं तो ये सारे के सारे आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तो आपको ये नॉर्थ ईस्टर्न राज्य ये देखने को मिल जाएंगे, सिक्किम है, असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है ना। ये सारे के सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ये रहा असम और इसके नीचे यहाँ पर आपको मेघालय देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में अंग्रेजों के समय पर ये पूरा का पूरा असम ही हुआ करता था। धीरे धीरे करके यहाँ पर असम में से ही ये जो राज्य हैं वो निकल कर आए हैं। कौन कौन से राज्य निकल कर आए हैं मैंने आपको बताया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये सब पहले असम में ही हुआ करते थे। आगे आते हैं, अब आगे की बात समझते हैं। न्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर समझ ही ली है, असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट समझ लिया है। मेघालय जो है ना ये भी असम से निकल कर आया। असम में से ये कब निकला था? ये निकला था 1971 में, जो नॉर्थ ईस्टर्न रिकग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1971 वाला। इस एक्ट के तहत यहाँ पर मेघालय असम में से निकल कर आया था। असम में से मतलब निकल कर वो मेघालय बना था। और ऑब्वियस ही बात है, असम में से निकलकर बना है तो बॉर्डर डिस्प्यूट होने ही थे। इस वजह से यहाँ पर बॉर्डर विवाद भी देखने को मिलते हैं। एक बात और बता दूं, इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असम के साथ में बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं। मतलब जितने भी राज्य असम में से निकलकर बने हैं ना, उन सभी के साथ में कहीं ना कहीं बॉर्डर को लेकर एक विवाद देखने को मिल रहा है। आप देखोगे, अब हम लोग जब बात करें असम मेघालय की, तो इन दोनों के बीच में एक लंबा बॉर्डर है 884 किलोमीटर का। तो आप इमेजिन कर सकते हो 884 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर है। और इस पूरे लंबे बॉर्डर में 12 ऐसी जगह हैं जहाँ पर विवाद रहता है। ठीक है ना, कि हाँ ये जगह मेरी है और वो कहता है ये जगह मेरी है। ठीक है ना। बाकी काफ़ी सारे एफर्ट्स, काफ़ी सारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोशिशें करी गई हैं इन डिस्प्यूट्स को सही करने के लिए। दोनों राज्यों ने क्या किया, पिछले साल जून 2021 में इन्होंने एक पॉलिसी को स्टार्ट किया, गिव एंड टेक पॉलिसी करके। इसको स्टार्ट किया था ताकि इन बाउंड्री डिस्प्यूट को ख़त्म किया जा सके। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। उसके बाद इन्होंने 3 अलग अलग कमिटीज़ को बनाया। फिर यहाँ पर इन्होंने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को रिलीज़ किया अब की बार मार्च 2022 में। ये कुछ अलग अलग तरीके से काम करे गए हैं ताकि इन दोनों कंट्रीज़ के इन दोनों स्टेट्स के बीच का जो विवाद है, बॉर्डर विवाद है, उसको ख़त्म किया जा सके। फिर असम मेघालय के बीच में बॉर्डर को लेकर कुछ पैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मार्च 2022 की बात है, यानी इसी साल मार्च के महीने की बात है। असम मेघालय ने क्या किया, इन्होंने पार्शली रिजॉल्व कर लिया था 50 ईयर ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट। यानी कि जो भी इनकी टेरिटरी है, मैंने आपको बताया ना 884 किलोमीटर का लंबा बाउंड्री है और उसमें 12 जगह पर विवाद हैं। इन 12 जगहों में से 6 जगह को लेकर इन्होंने मामला सुलझा लिया था। 6 जगह पर मामला सुलझा लिया था कि हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पर आराम से एक कॉम्प्रोमाइज़ करके और इस बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म कर देते हैं। समझ करके पूरा तरह से काम सही हो गया था। लेकिन अब ये जो विवाद हुआ है इसके बाद वापस से यहाँ पर ये इशू क्रिएट होने वाला है। ये बात आपको क्लियर हुई? तो ये था पर्टिकुलर इशू। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना है, जो प्रॉब्लम अभी यहाँ पर 6 जगह पर रिजॉल्व करी गई है, आने वाले समय पर इसको लेकर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेशली डिमार्केटेड बॉर्डर को यहाँ पे पास करना होगा। यानी एक फ्रेश तरीके से जो बॉर्डर है वो यहाँ पर बताना होगा। वो सारी बातें यहाँ पर पार्लियामेंट के थ्रू पास की जाएंगी और पार्लियामेंट को क्या करना होगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 वाला, इसके अंदर चेंजेस करने होंगे। इसके अंदर चेंजेस करने के बाद ही दोनों के बीच में जो बाउंड्रीज इशूज़ हैं उसको ठीक किया जा सकता है। बाउंड्रीज़ को वापस से एक नई बाउंड्री बनाई जा सकती है, दोनों को बैठाकर समझाकर कॉम्प्रोमाइज़ करवा कर, और तब जाके यहाँ पर ये बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझ सकता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से बॉर्डर डिस्प्यूट्स दोनों के राज्यों के बीच में है। न्यूज़ समरी क्या है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर मेघालय और इधर असम के जो भी यहाँ पे लोग हैं इनके बीच में बॉर्डर के बीच में क्लैश हुआ, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की जान गई, वो हमने ऑलरेडी अभी यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। ठीक है ना।
तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर सीखी होंगी। शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल, लॉन्ग न्यूज़ आर्टिकल। आज मैंने लॉन्ग न्यूज़ आर्टिकल में यहाँ पर थोड़े से कम आर्टिकल लिए, मतलब एक ही आर्टिकल लिया है। वैसे जनरली 3 आर्टिकल लिया करता था, कल 3 ही लिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, कल से हम इसमें और ज़्यादा आर्टिकल्स इंक्लूड कर देंगे। बट जो काम की चीज़ें हैं वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फालतू चीज़ें भी डिस्कस कर ली जाएँ, काम वाली चीज़ें हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती हैं। एक बात और, देखो मैं आप लोगों से पहले ही बोल चुका हूँ, जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर आप मेरे साथ में प्रॉपरली कनेक्ट हो पाओगे। और इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है दीपक यादव एजुकेशन। आप लोग टाइप करोगे आपको वो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। वहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होकर जो भी अपनी क्वेरीज़ है वो यहाँ पर टाइप कर सकते हो। बाकी इस सेशन को हम लोग करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।